अपनी मेनका दीदी की बातें सुनकर मैं उसका चेहरा देखती रह गई। मेनका के मुंह से ऐसी बातें कितनी विचित्र और बेतुकी सी लग रही है। मैं सोचने लगी, जिस बहन ने पूरी उम्र दिखावा किया, अभिनय किया, किसी भी भाव में गहराई नहीं दर्शा पाई, उसी को आज गहराई दरकार क्यों कर हुई। यह वही मेनका है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी को नमस्कार तक नहीं करती थी। देखो ना, अभी उस दिन तुम्हारे जीजा जी मेरे लिए शॉल लाए तो बहू चंदा इतनी तारीफ करने लगी कि क्या बताऊं। पापा जी इतनी सुंदर शॉल लाए, पापा जी की पसंद कितनी कमाल की है, पापा यह, पापा वह। मेनका अपनी बहू चंदा के बारे में कह रही थी। तुम्हारे जीजा जी खुश हुए और कहने लगे कि मेनका तुम ये शॉल चंदा बहू को ही दे दो। मैंने कहा कि इसमें लेने देने वाली भी क्या बात है, मिल बांट कर पहन लेगी। लेकिन तुम्हारे जीजा जी माने ही नहीं, कहने लगे दे दो। मेरा मन देने को नहीं था, लेकिन तुम्हारे जीजा जी के बार बार कहने पर मैं उसे देने गई तो चंदा कहने लगी, मम्मी मुझे नहीं चाहिए, यह शेर मुझ पर थोड़ी ना जचेगा, आप पर ज्यादा जचेगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। तुम्हारे जीजा जी को खुश करने के लिए इतनी तारीफ कर दी कि वह भी इतराते फिरे। भला तारीफ करने का अर्थ यह तो नहीं होता कि आपको वह चीज चाहिए ही। मुझे याद है, मैं इनका स्वयं जो चीज हासिल करना चाहती थी उसकी दिल खोलकर तारीफ किया करती थी और फिर आशा किया करती थी कि हम अपने आप ही वह चीज उसे दे दे। हम 3 भाई बहन हैं, सबसे छोटा भाई मेनका सबसे बड़ी और बीच में मैं। मुझे सदा प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता था। मैं छोटी बहन बनकर अपनी इच्छा मारती रही, पर मेनका ने कभी बड़ी बहन बनकर इतना त्याग करने का पाठ न पढ़ा। अनजाने जरा जरा मन मारती मैं इतनी परिपक्व होती गई कि मुझे उसी में सुख मिलने लगा। कुछ नया आता घर में तो मैं पुलकित न होती। पता होता था अगर अच्छी चीज हुई तो किसी भी दशा में नहीं मिलेगी। एक ही बहू है मेरी, मेनका। कहती क्या क्या सोचती थी मैं, मगर इसके तो रंग ही न्यारे हैं। कोई भी चीज दो इसे पसंद ही नहीं आती, एक तरफ सरका देती और कहेगी नहीं चाहिए। मेनका मेरी बड़ी बहन है, खून का रिश्ता है हम दोनों में, मगर सत्य यह है कि जितना स्वार्थ और दुबलापन मेनका में है, उसके रहते वो अपनी बहू से कितना अपनापन सहेज पाई होगी, मैं सहज ही अंदाजा लगा सकती हूँ। चंदा कैसी है और उसे कैसी चीजें पसंद आती हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैं जब पहली बार चंदा से मिली थी तभी बड़ा सुखद सा लगा था उसका व्यवहार। बड़े अपनेपन से वह मुझसे बतियाती रही थी। चंदा शादी में पहना हुआ तुम्हारा वह हार और बूंदे बहुत सुंदर थे, कौन से सुनार से लिए थे? अरे नहीं मौसी, वे तो नकली थे, चांदी पर सोने का पानी चढ़े। मेरे पापा बहुत डरते हैं ना, कहते हैं कि शादी में भीड़ भाड़ में गहने खो जाने का डर होता है। आपको पसंद आया तो मैं ला दूंगी। कहती कहती सहसा चंदा चुप हो गई थी। मेरे साथ बैठी मेनका की आंखों को पड़ती सकपका सी गई थी चंदा। बेचारी कुशल अभिनेत्री तो थी नहीं जो झट से चेहरे पर आए भाव बदल लेती। झुंझलाहट के भाव तैर आए थे चेहरे पर। उनसे खुलकर बात करने में भला कैसा संकोच। जाओ चंदा, उधर तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, जरा पूछना उन्हें क्या चाहिए। ये कहते हुए मेनका ने चंदा को मेरे पास से उठा दिया था। बुरा लगा था चंदा को। चंदा के उठकर जाने के बाद मेनका बोली, मेरी दी हुई साड़ियाँ और सारे गहने चंदा मेरे कमरे में रख गई है। कहती है कि बहुत महंगी है और इतनी महंगी साड़ियाँ वह नहीं पहनेगी, अपनी माँ की ही सस्ती साड़ियाँ उसे पसंद है। सारे गहने उतार दिए हैं, कहती है उसे गहनों से ही एलर्जी है। मेनका सुनाती रही। मैं क्या कहती, एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू को उसने फूहड़ और नासमझ प्रमाणित कर दिया था। नाश्ता बनाने का प्रयास करती तो मेनका सबके सामने बड़े व्यंग से कहती, नहीं नहीं बहू, तुम्हें हमारे ढंग का खाना बनाना नहीं आएगा, हर घर का अपना अपना ढंग होता है। मम्मी आप अपना ढंग बताइए, मैं उसी ढंग से बनाती हूँ। चंदा शालीनता से उत्तर देती, नहीं बेटा समझा करो, तुम्हारे पापा और आकाश मेरे ही हाथ का खाना पसंद करते हैं। अपने चारों तरफ मेनका ने जाने कैसी दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसे चंदा ने पहले तो भेदने का प्रयास किया और जब नहीं भेद पाई तो पूरी तरह उसे सिरे से ही निकाल दिया। कोई भी काम नहीं करती, न खाना बनाती न नाश्ता, यहाँ तक कि सस्ती सवरती भी नहीं है। आकाश शाम को थका हारा आता है, सुबह जैसी छोड़कर जाता है वैसे ही शाम को पाता है। मेरे हिस्से में ऐसी ही बहू मिलने को थी। मेनका कहती, कल चंदा को मेरे पास भेजना, मैं बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी, रहने दो, किसी भी समस्या का हल बात किए बिना तो नहीं निकलेगा ना। मेनका ने साफ शब्दों में मना कर दिया। वह यह भी तो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू किसी से बात करे। मैं जानती हूँ चंदा मेनका के व्यवहार की वजह से ही ऐसी हो गई है। बस भी कीजिए मम्मी, मुझे भी पता है कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। आपके साथ दम घुटता है मेरा। क्या एक कप चाय बनाना भी मुझे आपसे सीखना पड़ेगा? हद होती है हर चीज की। चंदा एक बार हम सबके सामने ही बौखलाकर मेनका पर चीख उठी थी। उसके बाद घर में अच्छा खासा तांडव हुआ था। जीजा जी और मेनका ने जो रोना धोना शुरू किया था कि उसी वक्त चंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। आकाश भी हतप्रभ रह गया था कि उसकी माँ चंदा को कितना प्यार करती है, यहाँ तक कि चाय भी उसे नहीं बनाने देती, नाश्ता तक माँ ही बनाती है। बचपन से माँ के रंग में रचा बसा आकाश पत्नी की बात समझता भी तो कैसे। हॉस्पिटल में रहकर चंदा लौटी तो अपने ही कमरे में कैद होकर रह गई। परेशान हो गया था आकाश। एक दिन मैंने फोन किया तो बेचारा रो पड़ा था। अच्छी भली हमारे घर आई थी, मायके में सारा घर चंदा ही संभालती थी। मैं इस सच को अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे घर आई तो चाय का कप बनाते भी उसके हाथ कांपते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मौसी? उसे दीदी से दूर ले जा, मेरी बात मान बेटा। मम्मी तो उसकी देखभाल करती है, बेचारी चंदा की चिंता में आधी हो गई है। यही तो समस्या है आकाश बेटा। मेनका तेरी माँ है तो मेरी बड़ी बहन भी, जिन्हें मैं बचपन से जानती हूँ। मेरी बात मान दो तो चंदा को कहीं और ले जा या कुछ दिन के लिए मेरे घर छोड़ दे।
कुछ भी कर, अगर चंदा को बचाना चाहता है तो चाहे अपनी माँ से झूठ ही बोल। आकाश असमंजस में था, मगर बचपन से मेरे करीब होने की वजह से मुझ पर विश्वास भी करता था। टूर पर ले जाने के बहाने वह चंदा को अपने साथ मेरे घर पर ले आया तो चंदा को मैले कपड़ों में देखकर मुझे अफसोस हुआ था। मौसी, आप क्या समझाना चाहती हैं? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। बस अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारा 15 दिन का टूर है और दीदी को यही पता है कि चंदा तुम्हारे साथ है। 15 दिन बाद चंदा को यहाँ से ले जाना। आकाश चला गया। जाते समय वह मुड़ मुड़ कर चंदा को देखता रहा, पर वह उसे छोड़ने भी नहीं गई। 7 महीने ही तो हुए थे शादी को, पर पति के बिछोह की कोई भी पीड़ा चंदा के चेहरे पर नहीं थी। क्योंकि मेरे दोनों बेटे बाहर पढ़ते हैं और पति शाम को ही घर पर आने वाले थे, इसीलिए हम दोनों उस समय अकेली ही थी। चंदा बेटा, क्या लेगी, ठंडा या गरम? कुछ नाश्ता करेगी ना मेरी बच्ची? सिर पर हाथ फेरा तो मेरी गोद में समाकर वह चीख चीख कर रोने लगी। मैं प्यार से उसे सहलाती रही। ऐसा लगता है मौसी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होता मुझसे। होता है बेटा, होता क्यों नहीं? तुम्हें वो सब कुछ आता है। चंदा इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर बहू है हमारी। चंदा मेरा हाथ कसकर पकड़े रही जब तक पूरी तरह सो नहीं गई। एक प्रश्न चिन्ह थी मेरी बहन सदा मेरे सामने, और आज भी वह वैसी ही है। एक उलझा हुआ चरित्र जिसे स्वयं ही नहीं पता उसे क्या चाहिए, जिसका अहम इतना ऊंचा है कि हर रिश्ता उसके आगे बौना है। शाम को मेरे पति घर आए तब उन्हें मेरे इस कदम का पता चला। घबरा गए वह कि कहीं दीदी को पता चला तो क्या होगा, कहीं रिश्ता ही ना टूट जाए। टूटता है तो टूट जाए, उम्र भर हमने दीदी की चालबाजी सही है। अब मैं बच्चों को तो दीदी की आदतों की बलि नहीं चढ़ने दे सकती। तो होगा, हो जाएगा, कभी तो आईना देखना पड़ेगा ना दीदी को। चंदा की हालत देखकर मैं सुबकने लगी थी। चंदा उठी ही नहीं, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। खाना सामने आया तो पति का मन भी भर आया। बच्ची भूखी है, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, तुम जरा जगाने की कोशिश तो करो। आओ चलो मेरे साथ। रिश्ते की नजाकत तो थी ही, लेकिन सर्वोपरि थी मानवता। हमारी अपनी बच्ची होती तो क्या करते, जगाते नहीं उसे? जबरदस्ती जगाया उसे, किसी तरह हाथ मुंह धुला मेज तक ले आए। आधी रोटी ही खाकर वो चली गई। सोना मत चंदा, अभी तो हमने बातें करनी है। मैं चंदा को बहाने से जगाना चाहती थी। पहले से ही खरीदी साड़ी उठा लाई। चंदा देखना, तुम्हारे मौसा जी मेरे लिए साड़ी लाए हैं। कैसी है? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम्हारी साड़ियाँ देखी थी ना शादी में, जरा पसंद करके दे दो। यही ले लूं या बदल दूं? चंदा ने तनिक आंखें खुली और सामने पड़ी साड़ी को उसने गौर से देखा। फिर कहने लगी, मौसा जी आपके लिए इतने प्यार से लाए हैं तो इसे ही पहनना चाहिए। कीमत साड़ी की नहीं, कीमत तो प्यार की होती है। किसी के प्यार को दुत्कारना नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ होती है। आप इसे बदलना मत, इसे ही पहनना। शब्दों में सुलह कम, प्रार्थना ज्यादा थी। स्नेह से माथा सहला दिया मैंने चंदा का। बड़ी समझदार हो तुम, इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? अपने पापा से? लेकिन शादी के बाद मेरी हर अच्छाई पता नहीं कहाँ चली गई मौसी। मैं नाकाम साबित हुई हूँ, घर में भी और नाते रिश्तेदारों में भी। मुझे कुछ आता ही नहीं। आता क्यों नहीं? मेरी बच्ची को तो बहुत कुछ आता है। याद है तुम्हारे मौसा जी के जन्मदिन पर तुमने पुलाव और पालक पनीर बनाए थे, जब तुम आकाश के साथ पहली बार हमारे घर आई थी। आज भी हमें वह स्वाद नहीं भूलता। लेकिन मम्मी तो कहती है कि आप लोग अभी तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। इतना गंदा पुलाव आपने पहली बार खाया था। यह सुनकर मेरे पति अवाक रह गए थे। फिर बोले, नहीं चंदा बेटा, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूँ, इतना अच्छा पुलाव हमने पहली बार खाया था। मेनका दीदी ने बहू से इस तरह क्यों कहा, इसलिए उसके बाद यह कभी हमारे घर नहीं आई। आंखें फाड़ फाड़ कर यह मेरा मुंह देखने लगे। इतना झूठ क्यों बोलती है यह मेनका? रिश्तों में इतना जहर क्यों घोलती है यह मेनका? अगर सुंदर सुशील बहू आ गई है तो उसको नालायक प्रमाणित करने पर क्यों तुली है? इसे क्या लाभ मिलेगा? तुम मेरी बेटी हो चंदा। अगर मेरी कोई बेटी होती तो शायद तुम जैसी होती, तुमसे अच्छी कभी नहीं होती। मैं तो सदा तुम्हारे अपनेपन से भरे व्यवहार की प्रशंसा करता रहा हूँ। लगता ही नहीं कि घर में किसी नए सदस्य का आगमन हुआ था। अपनी मौसी से पूछो, उस दिन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था हमें भी ऐसी ही बहू मिल जाए तो जीवन में कोई भी कमी ना रह जाए। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा विश्वास करो। मेरे सामने सब साफ होता गया। मेनका अपने पुत्र और पति के सामने भी खुद को बहू से कम सुंदर, कम समझदार प्रमाणित नहीं करना चाहती। दूसरी सुबह ही मैंने पूरा घर चंदा को सौंप दिया। मेरे पति ने ही मुझे समझाया कि एक बार इसे अपने मन की करने तो दो, खोया आत्मविश्वास अपने आप लौट आएगा। बच्ची पर भरोसा तो करो, कुछ नया होगा तो उसे स्वीकारना तो सीखो। इसका जो जी चाहे करे, रसोई में जो बनाना चाहे बनाए। कल को हमारी भी बहुएं आएंगी तो उन्हें स्वीकार करना है ना हमें। चाय बनाने में चंदा के हाथ कांप रहे थे, वो डर रही थी, तो मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, कोई बात नहीं, कुछ कमी होगी तो हम पूरी कर लेंगे। तुम बनाओ तो सही, बनाओ, शाबाश। मेरे इस अभियान में पति भी मेरे साथ हो गए थे। उन्हें विश्वास था कि चंदा अच्छी हो जाएगी। शाम को घर आए तो पता चला कि 15 दिन की टूर पर है। पूछा तो हंसने लगे, क्या करता, आज मेनका का फोन आया था, कहती थी 2 दिन के लिए यहाँ आना चाहती है। उसे मैंने टाल दिया। मैंने कह दिया कि कल से राजस्थान जा रहे हैं हम, मिल नहीं पाएंगे, इसलिए क्षमा करें। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही ना था। पति की समझदारी पर भरोसा था मुझे। अब चंदा के बहाने मैं भी घर पर रहकर आराम करूंगा। चंदा नए नए पकवान बनाएगी, है ना बिटिया? मेरी खातिर आपको कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सब बदल गया, मानो हमें बेटी मिल गई हो। सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक सब चंदा ही करती रही। मेरे कितने काम रुके पड़े थे जो मैं गर्दन में दर्द की वजह से टालती जा रही थी, चंदा ने निपटा दिए थे। घर की सब अलमारियां करीने से सजा दी।
और बेकार सामान अलग करवा दिया। घर की साज सज्जा का भी चंदा को शौक था। फैब्रिक पेंट और ऑयल पेंट से हमारा अतिथि कक्ष अलग ही तरह का लगने लगा। नई सोच और नई ऊर्जा पर मेरी थक चुकी उंगलियां संतुष्ट एवं प्रसन्न थी। काश ऐसी बहू मुझे भी मिल जाए। क्या दीदी को ऐसा नहीं लगता? फिर सोचती हूँ उसकी उंगलियां थकी ही कब थी जो बहू में सहारा खोजती। उसने तो आज तक सदा अभिनय किया और दांव पेच खेलकर अपना काम चलाया है। मेरी बनाई पाक कला पर बड़ी सहजता से अपना नाम चिपकाना, बनी बनाई चीज और पराई मेहनत का सारा श्रेय खुद ले जाना दीदी का सदा का शौक रहा है। भला इसमें मेहनत कैसी जो वो थक जाती और बहू का सहारा उसे मीठा लगता। आकाश का फोन अक्सर आता रहता। चंदा उसे बात करने से भी कतराती। पूछने पर बताने लगी, बहुत परेशान किया है मुझे आकाश ने भी, कम से कम इन्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। मेरा मन नहीं है बात करने का। एक दिन चंदा बोली, मौसी मैं अपने मायके पापा के पास भाग जाना चाहती थी, लेकिन डरती हूँ कि पापा को मेरी हालत देखकर धक्का लगेगा। उन्हें भी तो दुखी नहीं करना चाहती। इस घर को अपने पापा का ही घर समझो, मैं हूँ ना। मेरे पति बोले थे। परसों से मन में बेटी की साध थी। चंदा से इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों किसी भी विषय पर अच्छी खासी चर्चा करते। बहुत समझदार और बड़ी सूझबूझ वाली है चंदा, इसलिए तुम्हारी बहन के गले में कांटे की तरफ फंस गई। यह तो होना ही था। भला मेनका दीदी जैसी औरत इसे कैसे बर्दाश्त करती। मेरे पति बोले। 15 दिन बाद आकाश आया और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर उसके सामने थे। मेरे घर की नई साज सज्जा, दीवार पर टंगी खूबसूरत पेंटिंग, सोफों पर पड़े सुंदर कुशन, मेज पर सजा स्वादिष्ट नाश्ता, सब चंदा का ही तो किया धरा था। पता चला मैं क्यों कहती थी कि चंदा को मेरे पास छोड़ जा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ उसे मनचाहा करने की आजादी दी है। पिछले 15 दिन से मैंने पलट कर भी नहीं देखा कि वह क्या कर रही है। पिछले 15 दिन से मैंने पलट कर भी नहीं देखा कि वह क्या कर रही है। जो लड़की मेरा घर सजा संवार सकती है, क्या अपने घर में निपट गवार होगी? क्या एक कप चाय भी वह तुम्हें नहीं पिला पाती होगी? अपनी माँ का इलाज कराओ आकाश। चंदा तो अच्छी भली है, जाओ जाकर मिलो उससे, अंदर है। और शाम तक आकाश हमारे ही साथ रहा। घर जाने का समय आया तो हम दोनों का भी मन डूबने लगा। अपने मौसा की छाती से लगकर चंदा फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बिटिया, रोना नहीं। तुम्हारा अपना घर तो वही है ना, अब तुम्हें उसी को सजाना संवारना है। जब भी याद आए मत सोचना तुम्हारे पापा का घर दूर है, नहीं तो एक फोन ही घुमा देना, हम अपने बच्ची से मिलने आ जाएंगे। दोनों चले गए। हम उदास भी थे और संतुष्ट भी। पूरी रात अपने कदम का निकलने वाला नतीजा कैसा होगा सोचते रहे। सुबह सुबह इन्होंने मेनका दीदी के घर फोन किया। दीदी हम राजस्थान से लौट आए हैं, आप आइए ना। कुछ दिन हमारे पास और कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद हंसते हुए फोन रख दिया। सुनो, अब तुम्हारी बहन परेशान है, क्या उन्हें भी बुला ले? कह रही है चंदा आकाश के साथ कुछ दिनों के लिए टूर पर गई थी और अब लौटी है तो मैडम जी के रंग ढंग ही बदले हुए हैं। कह रही है कि अपना और आकाश का नाश्ता वो खुद ही बनाएगी। हैरान रह गई मैं। तो क्या बहू की चुगली दीदी आपसे कर रही है? उन्हें शर्म है कि नहीं? मेरे पति खिलखिलाकर हंस पड़े थे। हमारा प्रयोग सफल रहा था। चंदा संभल गई थी। अब भोगने की बारी दीदी की थी। कभी ना कभी तो उसे अपना बोया काटना ही पड़ता है। सो उसका समय शुरू होता है अब अक्सर ऐसा होता है, दीदी आती है और घंटों चंदा के उसी अभिनय को कोसती रहती है जिसके सहारे दीदी ने खुद अपनी उम्र गुजारी है। कौन कहे दीदी से कि उसे आईना दिखाया जा रहा है। यह उसी पेड़ का कड़वा फल है जिसका बीज उसने हमेशा बोया है। कभी सोचती हूँ कि दीदी को समझाऊं, लेकिन जानती हूँ वह समझेगी नहीं। भूल जाता है मनुष्य अपने ओछे कर्म को। अपने संताप का कारण कभी कभी वह स्वयं ही होता है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।